जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का संपूर्ण जी के जेएस चैनल पर। साथियों देखिए, जो अभी का हम लोग ये क्लास कर रहे हैं वो है बिहार बीएससी के लिए, बिहार एसएससी के लिए, जो कि इंटर लेवल की वैकेंसी आई हुई है 2023 की। देखिए, इसका हम लोग अभी तैयारी कर रहे हैं। रुक्मणी पब्लिकेशन वॉल्यूम 1 है ये, जिसमें टोटल 24 सेट्स दिए गए हैं, 24 सेट्स दिए गए हैं। और इससे पहले हम लोगों ने रुक्मणी पब्लिकेशन का ही जो कि क्वेश्चन बैंक था, टोटल उसमें 12 सेट्स थे, उसको हम लोगों ने पहले कंप्लीट कर लिया है। तो जो भी बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल के प्लेलिस्ट में जाए, वहाँ पर सारा वीडियो अरेंज करके रख दिया गया है। आप लोग अच्छे से उसको देखें और जीरो लेवल से अपनी तैयारी को पूरे अच्छे स्तर तक लेकर जाएं। और टेलीग्राम से भी ज्वाइन कर लें, वहाँ पर सारा पीडीएफ भी अपलोड कर दिया गया है। आइए, वहाँ पर फ्री में पीडीएफ मिल रहा है, पीडीएफ लीजिए और अपने प्रैक्टिस सेट को डेली प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस सेट को मारिए और अपने तैयारी को बहुत ही मजबूत बनाइए। तो देखिए, अभी का ये जो हम लोग का बुक है, इस रुक्मणी पब्लिकेशन का, जो कि टेस्ट सीरीज है विथ डिस्कशन के साथ, तो हम लोग भी इसे डिस्कशन के साथ ही कंप्लीट करते हैं। टोटल 24 सेट्स दिए गए हैं, हम लोगों ने अभी तक 4 सेट्स को कंप्लीट कर लिया है। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे 5वां नंबर सेट। तो आइए, आज का हम लोग अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, आज का क्लास यहाँ से स्टार्ट होता है और हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष को पहली बार ग्राम सभा वर्ष घोषित किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2009-10 को। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 2009-10 को वर्ष 2009-10 वर्ष को पहली बार ग्राम सभा वर्ष घोषित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था। तो पंचशील समझौता जो है वह किन दो देशों के बीच हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत एवं चीन। ठीक है, भारत और चीन के बीच में पंचशील समझौता जो हुआ था। और ये कब हुआ था? तो 29 अप्रैल 1954 को हुआ था। ठीक है, 29 अप्रैल 1954 को पंचशील समझौता हुआ था। और किन किन देशों के बीच में हुआ था? तो भारत और चीन के बीच में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार में कुल कितने जिले हैं। तो बिहार में कुल जो है 38 जिले हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 38 जिले हैं। और देखिए कि बिहार में जो कुल 40 पुलिस जिले हैं, इसको भी याद रखिएगा, नोट कर लीजिए इसे, कि बिहार में कुल कितने जिले हैं। तो 38 जिले हैं। इसका तो ये सही आंसर हो गया। मगर बिहार में कुल जो 40 पुलिस जिले हैं, ठीक है, और बिहार में कुल 9 प्रमंडल हैं। इसको भी याद रखिएगा, बिहार में कुल 9 प्रमंडल हैं। और एक चीज नोट करिए कि बिहार में कुल जैसे कि 38 जिले हैं, ठीक है, ये तो आप लोग समझ गए। और बिहार में कुल 40 पुलिस जिले हैं। ये ऐसा हमने क्यों बोला? क्योंकि नवगछिया और बगहा जो है, यह दोनों पुलिस जिला में आता है। ठीक है, नवगछिया और बगहा जो है बिहार में, यह दोनों जो है पुलिस जिला है। इसको इसीलिए बिहार में टोटल 40 पुलिस जिले हैं। इसको आप लोग याद रखिएगा। और बिहार में कुल कितने? तो 9 प्रमंडल हैं। इसको भी याद रखिएगा। और बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या 243 है, और राज्यसभा में सीटों की संख्या 16 है, और लोकसभा में सीटों की संख्या 40 है, तथा विधान परिषद सदस्यों की संख्या जो है वह 75 है। ये सारी टॉपिक्स को आप लोग नोट करते रहिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कि बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम ब्रिटिश यात्री कौन था। तो बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम ब्रिटिश यात्री जो था वो था रॉल्फ फिच। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, रॉल्फ फिच हो जाएगा। और रॉल्फ फिच जो है अकबर के समय में भारत आया था। इसको भी आप लोग याद रखिएगा, रॉल्फ फिच जो है अकबर के समय में भारत में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कि भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हेराल्ड डोमर मॉडल से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार हेराल्ड डोमर मॉडल है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। और देखिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है 1 अप्रैल 1951 से लेकर के 31 मार्च 1956 तक लागू की गई थी। कब से कब तक? तो 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक प्रथम पंचवर्षीय योजना लागू की गई थी। और प्रथम पंचवर्षीय योजना में मुख्य प्राथमिकता जो है वो था कृषि एवं सिंचाई के क्षेत्र को दिया गया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना में मुख्य प्राथमिकता कृषि एवं सिंचाई के क्षेत्र को दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 का रहा है हमारा, कि दिल्ली का कौन सा सुल्तान अशोक स्तंभ को कौशाम्बी और टोपरो से दिल्ली हस्तांतरित किया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, कौन से सुल्तान थे? तो वो थे फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखिए, दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने मेरठ और टोपरा से अशोक के स्तंभ को दिल्ली हस्तांतरित किया था। और इस स्तंभ पर और देखिए कि हरियाणा के अंबाला जिले में टोपरा नामक गांव में अशोक का एक अभिलेख था, जिसे फिरोज शाह ने
दिल्ली लाया था और इस स्तंभ पर अशोक के सातों स्तंभ लेख उत्कीर्ण था। ठीक है, इसी स्तंभ पर जो था अशोक के सातों स्तंभ का लेख उत्कीर्ण था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, कब कौन सा हुआ था उसको व्यवस्थित करना है और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके हुए सही उत्तर चुनिए। तो देखिए इसको पहले लिखिए कि कौन कौन जो है कब हुआ था। तो चंपारण आंदोलन, देखिए ये जो है चंपारण आंदोलन यह 1917 हो जाएगा और अमृतसर घटना 1919 हो जाएगा। ठीक है, तो पहला पर हो जाएगा आपका चंपारण आंदोलन, इसको नोट करते रहिएगा। पहला हो जाएगा सी, देखिए ये तो डी में ही दिया गया है पहले और सी में दिया गया है, दोनों में दिया गया है। पहला हो गया आपका सी, दूसरा हो गया आपका ए, दोनों में दिया गया है, यही दोनों में से कोई आंसर होगा। और देखिए और हो जाएगा मोपला विद्रोह। मोपला विद्रोह हुआ था 1921 में और चोरी चोरा घटना हुआ था 1922 में। तो यही आपका रेंज हो गया, क्या हो गया सी ए डी बी किस में दिया है, देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, सी ए डी बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ। जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के समय में विभाजित हुआ था, ए नंबर इसका सही आंसर होगा। जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में जो है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हुआ था। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखिए कि प्रसिद्ध रेशम मार्ग पर किस वंश के शासकों का अधिकार था। प्रसिद्ध रेशम मार्ग पर किस वंश के शासकों का अधिकार था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुषाणों का था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। देखिए प्रसिद्ध रेशम मार्ग पर कुषाण वंश का जो अधिकार था उस वक्त, और रेशम की जन्मभूमि चीन को माना जाता है। रेशम की जन्मभूमि कौन है, तो वह चीन है। और कनिष्क कुषाण वंश का महानतम शासक था। कनिष्क जो था वह कुषाण वंश का महानतम शासक था, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान के निम्नलिखित संशोधनों में, ठीक है, संविधान के निम्नलिखित संशोधनों में से किसके अंतर्गत भारत में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायतों में 1/3 स्थान आरक्षित किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 73वें संशोधन के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। देखिए 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत भारत में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायतों में 1/3 स्थान आरक्षित किया गया है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम है, तो कौन सा हो जाएगा देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम। आइए इसको थोड़ा ऊपर करिए, देखिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, नगरी लिपि और देवनागरी लिपि। ये जो है इसका सही विकास क्रम है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सही विकास क्रम कौन सा है देवनागरी लिपि का, तो इसका हो जाएगा ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, नगरी लिपि और देवनागरी लिपि, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। और मूल लिपि में से ब्राह्मी लिपि भारत की अधिकांश लिपियों की जननी है। मूल रूप से जो है ब्राह्मी लिपि जो यहाँ पर दिया गया है, देखिए ब्राह्मी लिपि जो दिया गया है पहला में, वह जो है भारत की अधिकांश लिपियों की जननी है। ठीक है, ब्राह्मी लिपि भारत की अधिकांश लिपियों की जननी है, इसको आप लोग नोट करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंगन मिलता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर हो जाएगा कन्हेरा। ठीक है, कन्हेरा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। देखिए निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंगन मिलता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कान्हेरी में मिलता है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। और देखिए कान्हेरी जो है सॉल्सेट द्वीप पर अवस्थित है। कान्हेरी कहाँ पर स्थित है, तो कान्हेरी जो है सॉल्सेट द्वीप पर अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सरदेशमुखी की वसूली शिवाजी इसलिए करते थे क्योंकि वे महाराष्ट्र के पुश्तैनी सरदेशमुख थे। ठीक है, क्योंकि वो जो है महाराष्ट्र के पुश्तैनी सरदेशमुख थे। और सरदेशमुखी राजस्व का कितना भाग वसूला जाता है, देखिए तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1/10। देखिए फिर से आप लोग इसको क्वेश्चन को पढ़ लीजिए कि सरदेशमुखी की वसूली शिवाजी इसलिए करते थे क्योंकि वे महाराष्ट्र के पुश्तैनी सरदेशमुखी थे और सरदेशमुखी राजस्व का कितना भाग वसूला जाता था, तो उस वक्त 1/10% भाग वसूला जाता था। और देखिए शिवाजी मराठा राज्य के संस्थापक थे, इसको भी आप लोग याद रखिएगा।
शिवाजी थे, जो यहाँ पर वर्ड दिया गया ना शिवाजी, यह शिवाजी जो थे मराठा राज्य के संस्थापक थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर हमारा कह रहा है कि मराठों एवं अहमद शाह, ठीक है, मराठों एवं अहमद शाह अब्दाली के मध्य लड़े गए पानीपत के तृतीय युद्ध के समय कौन पेशवा था? तो उस वक्त का कौन पेशवा था? तो वो हो जाएगा बालाजी बाजीराव। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, बालाजी बाजीराव थे। देखिए मराठों एवं अहमद शाह अब्दाली के मध्य लड़े गए पानीपत के तृतीय युद्ध के समय जो है वह बालाजी बाजीराव जो थे उस वक्त के पेशवा थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कृष्ण नदी पर स्थित श्री सेलम बांध किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कृष्णा नदी पर स्थित श्री सेलम बांध किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। और देखिए कृष्णा नदी जो है महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है तथा महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। और इसकी कुल लंबाई जो है 1401 किलोमीटर है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? तो 1401 किलोमीटर है। और कृष्णा नदी पर नागा अर्जुन सागर बांध अवस्थित है। कृष्णा नदी पर जो है, कृष्णा नदी पर नागा अर्जुन सागर बांध जो है यह अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माइकल ओ डायर की हत्या किस भारतीय क्रांतिकारी ने की थी? तो किस भारतीय क्रांतिकारी ने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उधम सिंह ने की थी। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो गया। देखिए और कब की थी? तो इसको भी नोट कर लीजिए, 13 मार्च 1940 को की थी, ठीक है, 13 मार्च 1940 को की थी। माइकल ओ डायर की हत्या जो है उधम सिंह ने की थी। माइकल ओ डायर की हत्या उधम सिंह ने की थी। कब की थी? तो 13 मार्च 1940 को की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य के कुल सिंचित, ठीक है, निम्नलिखित में से किस राज्य के कुल सिंचित क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत तालाबों द्वारा सिंचित होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। देखिए तमिलनाडु राज्य के कुल सिंचित क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत तालाबों के द्वारा सिंचित होता है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। और उत्तर भारत में नलकूप सिंचाई का प्रमुख साधन है, इसको भी याद रखिएगा कि उत्तर भारत में नलकूप सिंचाई का प्रमुख साधन है। और भारत की कृषि जो है मानसून से प्रभावित होती है, ठीक है, भारत की कृषि जो है वह मानसून से प्रभावित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूची 1 को सूची 1 एवं सूची 2 को सुमेलित कीजिए और इनके नीचे दिए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो पहले इनको मिलान करना है और उसके बाद ऑप्शंस में से देखना है कि सही कौन सा हो जाएगा। तो देखिए हंगुल का हो जाएगा आपका दाचिगामा ए, ठीक है, बाघ टाइगर का हो जाएगा सुंदरवन, भारतीय सिंह, ठीक है, यानी कि लॉयन का हो जाएगा आपका गिरवन और लास्ट हो जाएगा आपका पहला नंबर, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो गया? 2 3 4 1, 2 3 4 1 इसका सही आंसर हो गया। तो देखिए ऑप्शन नंबर किस में गया है? देखिए 2 3 4 1 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। देखिए यहीं पर साफ साफ दिख गया 2 3 4 1 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि सतोपंथ ग्लेशियर अवस्थित है। तो सतोपंथ ग्लेशियर जो है यह अवस्थित है उत्तराखंड राज्य में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। सतोपंथ ग्लेशियर जो है उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। और सतोपंथ ग्लेशियर जो है यह बद्रीनाथ से 17 किलोमीटर की दूर पर अवस्थित है। सतोपंथ जो ग्लेशियर है यह बद्रीनाथ से 17 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय कार्य विधि भारत की देन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शून्यकाल। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। देखिए शून्यकाल संसदीय कार्य विधि भारत की देन है और शून्यकाल भारतीय संसदीय प्रणाली में 1962 ईस्वी से प्रारंभ हुआ था। शून्यकाल जो है यह शून्यकाल भारतीय संसदीय प्रणाली में 1962 ईस्वी से प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय में किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देखिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय शब्द का जो प्रयोग है यह सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय में किया गया है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वित्त आयोग की संस्तुतियां हैं
तो वित्त आयोग की संस्तुतियां है वो है सरकार द्वारा सुविधानुसार स्वीकृत या अस्वीकृत कर दी जाती है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। देखिए वित्त आयोग की संस्तुतियां सरकार सुविधा अनुसार स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के अधीन वित्त आयोग का गठन किया गया है। वित्त आयोग का जो गठन है अनुच्छेद 280 के अधीन किया गया है और राष्ट्रपति प्रति 5 वर्ष पर वित्त आयोग का गठन करते हैं। राष्ट्रपति जो है वह हर 5 वर्ष पर वित्त आयोग का गठन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि मंत्रिपरिषद से पद त्याग करने के लिए मंत्री किसे अपना त्याग पत्र संबोधित करेगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति को संबोधित करेगा। देखिए मंत्रिपरिषद से पद त्याग करने के लिए मंत्रिपरिषद से पद त्याग करने के लिए मंत्री जो है राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र संबोधित करेगा। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भारतवर्ष के लिए एक संघीय ढांचे को सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1935 के अधिनियम। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखिए भारत को एक संघीय ढांचा 1935 के एक्ट में प्रस्तुत किया गया है और भारतीय संविधान की सामान्य विशेषता जो है वह है संघात्मक ढांचा है। भारतीय संविधान की सामान्य विशेषता जो है वह है संघात्मक ढांचा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए लोकसभा का 5 वर्ष का सम्मान कार्यकाल समाप्त होने से पहले इसे कौन भंग कर सकता है? लोकसभा का 5 वर्ष का सम्मान कार्यकाल समाप्त होने से पहले इसे कौन भंग कर सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के सिफारिश पर कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। लोकसभा की 5 वर्ष पूर्व की राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के सिफारिश पर भंग कर सकते हैं और लोकसभा का जो कार्यकाल है वह 5 वर्ष का होता है, इसको भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो आसियान का सदस्य नहीं है वो है बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बांग्लादेश जो है यह आसियान का सदस्य नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन एक राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देशित करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 40। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 जो है यह राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देशित करता है और अनुच्छेद 40 को भारतीय संविधान में गांधीवादी दर्शन माना जाता है। ठीक है, अनुच्छेद 40 को भारतीय संविधान में गांधीवादी दर्शन माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक मार्क है तो एक मार्क जो है यह है गुणवत्ता गारंटी का मोहर है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। एक मार्क जो है यह गुणवत्ता गारंटी का एक मोहर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जारवा जनजाति पाई जाती है तो जारवा जनजाति जो है वह निकोबार द्वीप पर पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। देखिए जारवा जनजाति अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की एक प्रमुख जनजाति है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से किस देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है? तो किस देशों के समूह से जो है भूमध्य रेखा गुजरती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोलंबिया, केन्या तथा इंडोनेशिया। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कोलंबिया, केन्या तथा इंडोनेशिया देशों से समूह से जो है भूमध्य रेखा गुजरती है और 1 डिग्री देशांतर का भूमध्य रेखा पर दूरी जो है 111.32 किलोमीटर होती है। इसको भी याद रखिएगा 111.32 किलोमीटर जो है यह एक देशांतर का भूमध्य रेखा का दूरी है 111.32 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए राष्ट्रपति के निर्वाचन में निम्नलिखित में से कौन भाग नहीं लेता है? तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो है निम्नलिखित में से कौन भाग नहीं लेता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोकसभा का गैर निर्वाचन सदस्य। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा के गैर निर्वाचित सदस्य भाग नहीं लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकरण कच्ची सामग्री के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण है? निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकरण कच्ची सामग्री के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आधारभूत और उपभोक्ता। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखिए आधारभूत
आधारभूत और उपभोक्ता वर्गीकरण कच्ची सामग्री के आधार पर किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 14 जुलाई 2023 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा जो है लॉन्च चंद्रयान 3 अंतरिक्ष यान को कहां से लॉन्च किया गया था? तो इसको जो है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया था। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। और नोट करिए कि 14 जुलाई 2023 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो के द्वारा लॉन्च चंद्रयान 3 जो है अंतरिक्ष मिशन को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो कि श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो बैंक, चलिए ऊपर करिए इससे पहले, जो बैंक निक्षेप बिना नोटिस के निकाले जा सकते हैं उन्हें कहा जाता है? जो बैंक निक्षेप बिना नोटिस के निकाले जा सकते हैं उन्हें कहा जाता है? तो उनको जो है क्या कहा जाता है? तो उसको मांग निक्षेप कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। देखिए, जो बैंक निक्षेप बिना नोटिस के निकाले जा सकते हैं उन्हें मांग निक्षेप कहते हैं। और भारत का प्रथम व्यवसायिक बैंक जो है अवध व्यवसायिक बैंक है, जो कि 1881 ईस्वी था। भारत का प्रथम व्यवसायिक बैंक अवध व्यवसायिक बैंक है, जो कि 1881 ईस्वी था। और भारत का सबसे पुराना बैंक जो है इलाहाबाद बैंक था, जो कि 1865 ईस्वी में था। चलिए, इस सब का उस वक्त स्थापना हुआ था, ठीक है। ये जो डेट हम बता रहे हैं उस वक्त स्थापना हुआ था। आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि सर क्या चीज का ईयर बता रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि पद्मश्री पुरस्कार 2023 के लिए बिहार की कितनी हस्तियों को चुना गया है? तो पद्मश्री पुरस्कार के लिए बिहार की जो है 3 हस्तियों को चुना गया है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा इसका। नहीं सॉरी, देखिए यहाँ पर बी और सी तीनों में 3-3 दिया गया है ना, तो कोई भी हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर 3 हस्तियों को चुना गया है। इसको बस याद रखिएगा, बी में भी दिया गया 3 में भी दिया गया है, तो कोई भी आंसर हो जाएगा, कोई बात नहीं, टाइपिंग एरर होगा कुछ। ऑप्शन नंबर सी ही मान लीजिए या बी मान लीजिए, कुछ भी। 3 हस्तियों को चुना गया था। और देखिए वो 3 हस्तियों का नाम क्या था? तो नाम मेन इंपॉर्टेंट है। 3 हस्तियों का नाम था सुभद्रा देवी और आनंद कुमार और थे कपिल देव प्रसाद। ये तीनों को जो है पद्मश्री पुरस्कार 2023 के लिए बिहार में चुना गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुद्रा अवमूलन का परिणाम होता है। तो मुद्रा अवमूलन का जो परिणाम होता है वह है निर्यात में वृद्धि और भुगतान संतुलन में सुधार, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। और देखिए अवमूलन का अर्थ है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा की तुलना में किसी देश की मुद्रा का मूल्य कम करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स यानी कि कृषि पारिस्थितिकीय क्षेत्रों की कुल संख्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 20। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। देखिए भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स जो है, जोन्स की संख्या जो है वह 20 है। ऑप्शन नंबर बी डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है हमारा कि तिब्बत के पठार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई है। तिब्बत के पठार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तिब्बत के पठार की समुद्री तल से जो है 5 किलोमीटर ऊंचाई है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। और तिब्बत स्थित पामीर के पठार को विश्व का छत कहा जाता है। तिब्बत के पास पामीर का पठार है जिसे कि विश्व का छत कहा जाता है। और तिब्बत पठार का क्षेत्रफल है वह 25 लाख वर्ग किलोमीटर है। इसको याद रखिएगा, तिब्बत पठार का जो क्षेत्रफल है वह लगभग 25 लाख वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारत में निम्नलिखित कौन सी पर्वतीय श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अजंता। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अजंता पर्वत श्रेणी जो है केवल एक ही राज्य में फैली है और अजंता पर्वत श्रेणी पश्चिम भारत में अवस्थित है। और अजंता पर्वत श्रेणी जो है पश्चिम भारत में महाराष्ट्र में अवस्थित है। इसको भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित देशों के मुद्रा का कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? तो कौन सा जो देश दिया गया है जिसका मुद्रा गलत दिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इटली यूरो, ठीक है। यह सुमेलित गलत दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इटली का हो जाएगा लीरा हो जाएगा उसका मुद्रा। इटली का मुद्रा क्या होता है? लीरा होता है। यहाँ पर यूरो दिया गया है, यह गलत है। अच्छा तो पूछ रहा है, सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप और निम्न ताप हिंद महासागर से वायु का कर्षण करते हैं, ठीक है।
जिसके कारण प्रवाहित होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दक्षिण पश्चिमी मानसून। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप का ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप और निम्न ताप हिंद महासागर से वायु का घर्षण जो है करते हैं, जिसके कारण दक्षिणी पश्चिमी मानसून जो है प्रवाहित होती है। और मई जून में चलने वाली गर्म हवा को हम लोग लू कहते हैं। मई जून में चलने वाली गर्म हवा को हम लोग लू कहते हैं, इसको भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा कपास का अधिकतम मात्रा में उत्पाद करता है। तो कौन सा हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर पश्चिम एवं पश्चिमी भारत जो है यह कपास का अधिकतम मात्रा में उत्पाद करता है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। और गुजरात और महाराष्ट्र में जो है भारत में मुख्य कपास उत्पादक राज्य है। गुजरात और महाराष्ट्र भारत में मुख्य कपास उत्पादक राज्य हैं और कपास की जन्मभूमि भारत को माना जाता है। इसको भी याद रखिएगा, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि कपास की जन्मभूमि जो है वो किसको माना जाता है, तो भारत को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि अलमट्टी बांध किस नदी पर है। तो अलमट्टी बांध जो है वह कृष्णा नदी पर है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अलमट्टी बांध जो है कृष्णा नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश के निम्नलिखित किस राज्य में सबसे पहले सूर्योदय होता है। तो सबसे पहले जो सूर्योदय होता है वह होता है अरुणाचल प्रदेश में होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखिए, अरुणाचल प्रदेश राज्य में सबसे पहले सूर्योदय होता है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। और भारत में सबसे अंत में जो है सूर्योदय जो है सूर्य अस्त गुजरात राज्य में होता है। भारत में सबसे अंत में सूर्य अस्त कहाँ पर होता है, तो यह गुजरात में होता है। और सूर्योदय सबसे पहले कहाँ होता है, तो अरुणाचल प्रदेश में होता है। दोनों टॉपिक को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाला पहले भारतीय एथलीट है। तो वो है नीरज चोपड़ा है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। देखिए, विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाला पहले भारतीय एथलेटिक है नीरज चोपड़ा है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। और अगस्त 2023 में बुडापेस्ट हंगरी में आयोजित विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में जो है 88.17 मीटर भाला फेंक करके स्वर्ण पदक जीते थे नीरज चोपड़ा। ठीक है, कितना दूर भाला फेंके थे, तो 88.17 मीटर दूर भाला फेंके थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में बाहर विश्व से पहले योग विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ किया गया। भारत के बाहर विश्व के पहले योग विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉस एंजलिस में किया गया। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। भारत के बाहर विश्व के पहले योग विश्वविद्यालय का उद्घाटन लॉस एंजलिस में किया गया था। और बिहार के मुंगेर में विश्व का प्रथम योग विश्वविद्यालय स्वामी सत्यानंद द्वारा 1963 ईस्वी में बनाया गया था। चलिए नोट करिए फिर से इसे कि बिहार के मुंगेर में विश्व का प्रथम योग विश्वविद्यालय स्वामी सत्यानंद द्वारा 1963 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 कर रहा है हमारा कि लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रस्किन ब्रॉन्ड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखिए, लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर पुस्तक के लेखक रस्किन ब्रॉन्ड है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 19 सितंबर 2023 को केंद्रीय कैबिनेट द्वारा पारित महिला आरक्षण विधेयक के तहत महिलाओं को लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में 33% सीट का आरक्षित करने का प्रावधान किया गया है। ठीक है, और यह जो है कौन से संविधान संशोधन के विधेयक है, तो यह जो है यह 128वें संविधान संशोधन के विधेयक है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि सितंबर 2023 में किस देश को हराकर भारत ने एशिया कप क्रिकेट 2023 टूर्नामेंट का खिताब जीता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्रीलंका। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, श्रीलंका। और देखिए, हाल ही में आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का दूसरा संस्करण संपन्न जो हुआ, जिसमें कि ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हरा करके फाइनल मैच जीता है। ठीक है, ये तो 2023 का पूछ रहा था ना। देखिए, क्वेश्चन कह रहा था हमारा कि सितंबर 2023 में किस देश को हरा करके भारत ने एशिया कप क्रिकेट 2023 टूर्नामेंट का खिताब जीता है। तो वो श्रीलंका को हरा करके भारत ने जीता है। मगर एक और टॉपिक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा कि हाल ही में आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का दूसरा संस्करण संपन्न हुआ, जिसमें कि ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हरा करके
फाइनल मैच जीता है, इसको भी याद रखिएगा आप लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 51 है कि निम्न अभिक्रियाओं में विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चावल की खेती के लिए आदर्श जलवायु परिस्थितियां है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा और 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ताप। चावल की खेती के लिए आदर्श जलवायु जो है वह 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा और 25 सेंटीमीटर सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ताप होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है हमारा कि प्राणियों और पादपों की जातियों में अधिकतम विविधता मिलती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय के आर्द्रवनों में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। प्राणियों और पादपों को जातियों में अधिकतम विविधता उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों से मिलती है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। और उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में उच्च तापमान होता है और भारी मात्रा में वर्षा भी होती है, इस कारण से विविधता जो है अधिक पाई जाती है। ठीक है, यहाँ पर अधिकतम विविधता पूछ रहा था ना, इसलिए उष्णकटिबंधीय के आर्द्र वनों में होगा। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है कि भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में निम्नलिखित किस वस्तु का इस्तेमाल किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट का। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में ग्रेफाइट का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है हमारा कि स्पंज क्या होता है, तो स्पंज जो है यह जीव होता है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 56 कर रहा है एक बीकर 4 डिग्री सेल्सियस पर पूर्णतः जल से भरा हुआ है, जल ऊपर से होकर के बहने लगेगा यदि इसे जो है इसका सही आंसर हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस से उस ऊपर गर्म किया जाए तो भी यह जो है बहने लगेगा, और 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे ठंडा किया जाए तो भी यह बहने लगेगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भूमंडलीय तापन पर मुख्य कारण किसकी वृद्धि है? भूमंडलीय तापन पर मुख्य कारण किसकी वृद्धि है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा हमारा। भूमंडलीय तापन का मुख्य कारण जो है यह कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। और नोट करिए कि CO2 गैस जो है पृथ्वी के ऊष्मा को वायुमंडल में जाने से रोकता है। ठीक है, CO2 गैस जो है यह पृथ्वी के ऊष्मा को वायुमंडल में जाने से रोकता है, और CO2 गैस के ठोस रूप को शुष्क बर्फ भी कहते हैं। CO2 गैस के ठोस रूप को हम लोग शुष्क बर्फ भी कहते हैं, इसे याद रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है, क्योंकि लैंप की बत्ती में जो है तेल ऊपर चढ़ता है क्योंकि कोशिकीय क्रिया परिघटना के चलते। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। लैंप की बत्ती में तेल ऊपर कोशिकीय क्रिया की परिघटना के चलते चढ़ता है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। और देखिए वर्षा का जो बूंद होता है वो नीचे गोल गिरता है ना, ध्यान दिए होंगे आप लोग। वर्षा का जो बूंद होता है वो गोल पृष्ठीय तनाव के कारण होता है। ठीक है, वो गोल जो है क्यों होता है, तो जो है तनाव के कारण गोल होकर के गिरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइबोसोम की संरचना में होती है, तो राइबोसोम की जो संरचना है वह किसमें होती है, तो आरएनए तथा प्रोटीन्स में होती है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। देखिए राइबोसोम्स की संरचना में 40 से लेकर के 60% प्रोटीन और 60 से लेकर के 40% आरएनए होता है, और राइबोसोम्स को प्रोटीन उत्पादक फैक्ट्री भी कहा जाता है। राइबोसोम्स को जो है इसको प्रोटीन उत्पादक फैक्ट्री भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यक्ष्मा के रोगियों में निम्नलिखित कौन सी औषधि प्रभावशाली होती है? यक्ष्मा के रोगियों में निम्नलिखित में से कौन सी औषधि प्रभावशाली होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा रिफेम्पिसिन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, रिफेम्पिसिन हो जाएगा। देखिए यक्ष्मा के रोगियों में जो है रिफेम्पिसिन औषधि जो है प्रभावशाली होती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है जब क्षारीय प्रकृति के एक रसायन को हल्दी के लेप पेस्ट से मिलाया जाता है तो इसका रंग डैश हो जाता है, तो इसका रंग जो है वह लाल हो जाता है।
ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। और देखिए क्षार का जो पीएच मान होता है वह 7 से अधिक होता है, इसको भी याद रखिएगा। क्षार का जो पीएच मान होता है वह 7 से अधिक होता है, और क्षार का जो स्वाद होता है वह कड़वा होता है, और क्षार छूने पर साबुन जैसा चिकना होता है। ये सभी टॉपिक याद रखिएगा, क्षार के बारे में इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो देखिए कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है, यह कथन गलत है। ठीक है, सही नहीं है कह रहा है ना, तो यही कथन जो है गलत है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग जो है कम हो जाता है, यह कथन गलत दिया गया है। देखिए जो आर्द्रता में ध्वनि का वेग होता है वह बढ़ता है, यहाँ पर कम दिया गया है ना। देखिए यहाँ पर वेग कम हो जाता है दिया गया है, इसीलिए गलत है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, क्योंकि सही नहीं पूछ रहा था, इसका जो होता है बढ़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि किस पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर की उपमा प्रदान की गई है? तो किसे की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तुलसी को। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखिए शाकीय भारतीय डॉक्टर की उपमा तुलसी को प्रदान की गई है, और तुलसी का वैज्ञानिक नाम होता है वर्सिमम सेक्टम होता है। तुलसी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो ऑसिमम सेक्टम होता है, इसको याद रखिएगा। तुलसी का वैज्ञानिक नाम ऑसिमम सेक्टम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप जो है होने को स्पष्ट किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा उपाजीर्त लक्षणों की वंशानुगति से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखिए जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होना उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति सिद्धांत से संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित है? तो वंशानुगति सिद्धांत से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि प्रतिजैविक दवाएं विष्णु वायरस पर प्रभावी नहीं होती है क्योंकि इनमें डैश का अभाव होता है। तो इनमें किसका अभाव होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा किसका अभाव होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा कोशिका भीति। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, कोशिका भीति। देखिए इनमें जो है कोशिका भीति का अभाव होता है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वथन होता है, तो क्वथन क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वथन होता है एक निश्चित तापक्रम में पर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वथन होता है एक निश्चित तापक्रम पर होता है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। और क्वथनांक जो एक निश्चित तापमान है जिस पर कोई पदार्थ वाष्प बन जाता है। क्वथनांक जो है एक निश्चित तापमान होता है जिस पर कोई पदार्थ वाष्प बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है हमारा कि 11n⁴ से 1 बीटा उत्सर्जन के बाद बनने वाला पदार्थ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा Mg हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, Mg हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ठोसों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा कथन जो है ठोस के बारे में गलत दिया गया है? तो देखिए ये तो साफ साफ दिख जा रहा है कि दूसरा नंबर कथन जो है यह ठोस के बारे में गलत दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा हमारा। किसी ठोस को गर्म किए जाने पर उसके कणों की तापीय ऊर्जा कम हो जाती है जिससे यह जो है द्रव्य में परिवर्तन हो जाता है, यह जो है गलत दिया गया है कथन। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी अधिकतम होती है। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी जो है यह अधिकतम होती है लाल प्रकाश के लिए। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। देखिए उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वह लाल प्रकाश के लिए अधिकतम होगी। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कृत्रिम उपग्रह में सरल लोलक का आवर्तकाल होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनंत। ठीक है, कृत्रिम उपग्रह में सरल लोलक का आवर्तकाल अनंत होता है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है नीचे के चित्र में दिखाए गए विद्युत परिपथ में चिन्हांतरित उपकरणों के नाम लिखें। तो देखिए नाम लिखना है ना इसका, तो देखिए इसका नाम बतलाइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वोल्ट मीटर और अमीटर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, वोल्ट मीटर और अमीटर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 73 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक ऐसा उदाहरण जिससे विद्युत ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में स्थानांतरण स्पष्ट होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विद्युत धारा से बल्ब का जलना। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। देखिए विद्युत धारा से बल्ब का जलना जो है विद्युत ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में स्थानांतरण स्पष्ट होता है। ठीक है,
ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। और विद्युत बल्ब में टंगस्टन के फिलामेंट का प्रयोग किया जाता है। विद्युत बल्ब में जो है टंगस्टन के फिलामेंट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सजीवों के संदर्भ में टेरिडोफाइटा वर्ग डैश जगत का भाग होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लांटी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, प्लांटी। देखिए सजीवों के संदर्भ में टेरिडोफाइटा वर्ग जो है प्लांटी जगत का भाग होता है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है हमारा, हम आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है 75 नंबर क्वेश्चन। 220 वोल्ट पर किस विद्युत बल्ब के लिए तंतु में 0.2 एम्पियर धारा 10 मिनट तक बहती है, इसमें कितनी विद्युत ऊर्जा व्यय होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 26,400 जूल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 26,400 जूल। देखिए ये कैसे निकलेगा, इसका एक फॉर्मूला होता है P इंटू टी, यानी कि शक्ति इंटू समय होता है। विद्युत ऊर्जा खपत इक्वल टू शक्ति इंटू समय होता है। इसको आप लोग निकालिएगा तो 26,400 जूल आ जाएगा आपका राइट आंसर। तो साथियों यही था हमारा आज का टोटल प्रैक्टिस सेट नंबर 5। एक बच्चे का कल कमेंट आया था कि सर आप 75 क्वेश्चन ही क्यों करा रहे हैं, टोटल क्वेश्चन कराइए। तो देखिए इसके बाद जो है मैथ रीजनिंग से सारे सवाल आ जाते हैं, तो मैथ रीजनिंग के सवाल यहाँ पर नहीं कराया जाता है। अगर आप लोगों का रहेगा रिक्वेस्ट, अगर आप लोग चाहते हैं कि मैथ रीजनिंग का क्लास हो तो आप लोग कमेंट में बतलाइए, उसका क्लास हम एक टीचर के द्वारा ऐड कर देंगे जो कि मैथ और रीजनिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट है। उनसे आप लोगों के लिए क्लास ऐड करवा दिया जाएगा। आप लोग बतलाइए जैसा आप लोग को करना है। ठीक है, तो चलिए, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूरी कर लीजिए, क्योंकि बिहार दरोगा और बिहार बीएससीसी की अभी बहुत ही अच्छी से तैयारी कराई जा रही है हमारे चैनल के माध्यम से। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।